हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और मैं आज फिर से एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तो लास्ट से वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसके फंक्शन और उसकी ऑपरेशन की, जो ऑपरेट कैसे करता है। कौन सा ऑपरेशन, वो नहीं है कि कहीं उसकी चीर फाड़ कर दो, नहीं, वो ऑपरेशन है, मतलब ऑपरेटिंग की उसकी जो वर्किंग है वो कैसे होती है। साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, क्या क्या साल्ट ब्रिज की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके इलेक्ट्रोलाइट की, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज रिप्रेजेंटेशन। पहला टॉपिक जो हमारा होगा रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए पेपर पे, आपकी नोटबुक में इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, देखिए। हम करते हैं, जो गैल्वेनिक सेल है उसके दो पार्ट होते हैं। गैल्वेनिक सेल के दो पार्ट होते हैं, एक राइट साइड वाला, एक लेफ्ट साइड वाला। देखिए राइट साइड वाला क्या होता है, या लेफ्ट सेल वाला पहले क्या होता है, हम बोलते हैं उसको एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, या उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या उसको बोलते हैं हम नेगेटिव हाफ सेल, या उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हाफ सेल। इसी तरह से हम राइट साइड को बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होती है, कैथोड, इसीलिए कैथोड हाफ सेल। रिएक्शन कौन सी होती है, रिडक्शन, इसीलिए रिडक्शन हाफ सेल। और चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव हाफ सेल। और साथ में कौन सा हिस्सा है, राइट हाफ सेल। तो ये इस तरह से दो पोर्शन होते हैं किसके, एक गैल्वेनिक सेल के, और इनके बीच में प्रेजेंट होता है साल्ट ब्रिज। इनके बीच में प्रेजेंट होता है साल्ट ब्रिज। आपको पता है, ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका। अब इसको, या चाहे तो इसको याद कर लो, चाहे इसको, इसकी इलेक्ट्रिक होती है लोन की। लोन का मतलब क्या है, लेफ्ट। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड, और एन का मतलब नेगेटिव। क्यों, कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब कौन सी इलेक्ट्रोड पे होती है, एनोड, इसलिए एनोड हाफ सेल। अब एनोड होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से, कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव हाफ सेल। और साथ में कौन सा साइड होता है, लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट हाफ सेल। इसी तरह से ये है, कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन, कौन सी इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे, कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, कौन सी साइड होती है, राइट साइड। तो ये इस तरह से दो पार्ट होते हैं। अब दोनों पार्ट और साल्ट ब्रिज की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी गैल्वेनिक सेल को। तो गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल को, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और फिर लिखते हैं हम रिडक्शन हाफ सेल को, और बीच में हम लगाते हैं साल्ट ब्रिज। तो हम सबसे पहले सिंपली, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मेटल का जो एटम होता है, मेटल सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मेटल के आयन के अंदर। और मेटल का आयन कैसे स्टेट में होता है, एक्वस, तो वहाँ पे उसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन भी होती है, तो उसकी ब्रैकेट में दिखाते हैं हम कंसंट्रेशन। फिर हम दिखाते हैं साल्ट ब्रिज को, फिर क्या लिखते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, जो मेटल का आयन है उसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी, तो उसकी ब्रैकेट में कंसंट्रेशन दिखाते हैं, और फिर एक सिंगल लाइन के साथ हम दिखा देते हैं मेटल के एटम को। तो इस वे के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है एक गैल्वेनिक सेल को, कि पहले साल्ट ब्रिज से एक साइड हम ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड में ऑलवेज, और राइट साइड में रिडक्शन हाफ सेल। तो इस तरह से आपको ये रिप्रेजेंट करना है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मेटल का एटम से मेटल का आयन बनता है। रिडक्शन में क्या होता है, मेटल के आयन से मेटल बनता है। तो हमारे को क्या लिखना है, पहले मेटल, कौन सी मेटल है, उसको एटम स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, फिर लिखना उसका आयन कौन सा बनेगा, साथ में उसकी कंसंट्रेशन विद इन ब्रैकेट्स। फिर लगानी है दो पैरेलल लाइन, किसको रिप्रेजेंट करती हैं, साल्ट ब्रिज को, एसबी साल्ट ब्रिज। फिर हमारे को रिडक्शन में पहले मेटल आयन, फिर उसकी कंसंट्रेशन, फिर मेटल सॉलिड। कुछ बुक्स में इसको C2 मान लेते हैं, इसको C1 मान लेते हैं, तो वो भी तरीका भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे एग्जांपल से समझ आता है, एग्जांपल्स हम देखते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट कोई सेल है, उसको रिप्रेजेंट करके आप बताएं। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए मीन्स हमारे को क्या पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। तो इसकी पहले रिएक्शन हमारे को पता होनी चाहिए कि कौन सी ऑक्सीडेशन, कौन सी रिडक्शन है। तो अब इसको हम काफ़ी बार कर चुके हैं, मैंने इसी को आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो इसके अंदर रिएक्शन क्या होती हैं, जिंक सॉलिड है वो ऑक्सीडाइज होता है Zn+2 में, साथ में क्या छोड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये कैसा होता है, एक्वस। अब दूसरी रिएक्शन क्या होती है, कॉपर +2 कैसे होते हैं, एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके
रिड्यूस हो जाते हैं कॉपर मेटल के अंदर, एटम के अंदर, कॉपर सॉलिड। अब इसको हमने क्या नाम दिया था? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको हमने क्या नाम दिया था? रिडक्शन हाफ सेल। तो मीन्स रिप्रेजेंट करने से पहले हमारे को पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल कौन सा है, रिडक्शन हाफ सेल कौन सा है। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो जिंक के आयन की कंसंट्रेशन है वो कितनी है? 0.2 मोलर, और जो कॉपर के कंसंट्रेशन वो कितनी है? 0.3 मोलर। दोनों की कंसंट्रेशन भी हमने मान ली, दोनों की कंसंट्रेशन भी हमारे को गिवन है। तो अब इस गैल्वेनिक सेल को आप रिप्रेजेंट कीजिए। तो कैसे करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ये पहले क्या लिखेंगे हम? मेटल का एटम कौन सा है? जिंक। तो हम लिखेंगे सबसे पहले जिंक। कैसी कंडीशन में? सॉलिड कंडीशन में। फिर हम सिंगल लाइन लगाएंगे। सिंगल लाइन सेपरेट करती है मेटल और मेटल के आयन को। उसके बाद सिंगल लाइन लगा दी हमने, फिर लिखेंगे मेटल आयन। मेटल आयन कौन सा बनता है? Zn+2। और साथ में क्या लिखनी है? उसकी कंसंट्रेशन। अब Zn+2 की कंसंट्रेशन क्या है? 0.2 मोलर। उसके बाद हम किसको दिखाते हैं? साल्ट ब्रिज को। फिर क्या लिखते हैं? रिडक्शन हाफ सेल। तो ये रिडक्शन हाफ सेल है। अब रिडक्शन हाफ सेल में पहले क्या लिखना होता है? मेटल आयन। तो ये मेटल आयन है, मेटल आयन लिखिए Cu+2। अब साथ में उसकी क्या होती है? कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन गिवन है तो कंसंट्रेशन लिख दीजिए 0.3 मोलर। 0.3 मोलर ब्रैकेट के अंदर लिखनी होती है। फिर एक सिंगल लाइन लगाइए। वेरी गुड। उसके बाद क्या लिखना है? मेटल सॉलिड। उसके बाद क्या लिखना है? मेटल सॉलिड। तो मेटल सॉलिड कौन सा है? कॉपर प्लस आयन, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कॉपर सॉलिड। तो कॉपर है सॉलिड, कॉपर है सॉलिड। तो इस तरह से रिप्रेजेंट हुआ कॉपर जिंक सल्फेट सेल। इस तरह से रिप्रेजेंट हुआ कॉपर जिंक सल्फेट सेल। तो आई होप आपको समझ आया है कैसे रिप्रेजेंट करना है। बेसिक फंडा वही है, मेटल, फिर मेटल का आयन, फिर उसकी कंसंट्रेशन, फिर दो पैरेलल लाइन साल्ट ब्रिज को दिखाते हुए, फिर मेटल का आयन, फिर कंसंट्रेशन, फिर मेटल। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले ऑक्सीडेशन लिखते हैं, फिर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में मेटल से मेटल का आयन बनता है, रिडक्शन में मेटल आयन से मेटल का एटम बनता है। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है। दूसरा एग्जाम्पल लेके बताते हैं। चलो, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल उतना ज़्यादा क्लियरिटी। तो ओके, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए आप तब तक इसको नोट कीजिए। ओके, नोट हो गया, वेरी गुड। तो मैं इसको रेज करता हूँ। तो दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई रिएक्शन दे दी हमारे को कि कॉपर AgNO3 सेल को रिप्रेजेंट कीजिए। अब इस सेल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमारे को इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए। रिएक्शन मैं बता देता हूँ आपको। इसके अंदर क्या होती है? कॉपर है, जो कॉपर का होता है ऑक्सीडेशन, तो कॉपर सॉलिड कन्वर्ट होता है कॉपर +2 आयंस के अंदर एक्वस, और साथ में क्या छोड़ता है? 2 इलेक्ट्रॉन। साथ में छोड़ता है 2 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए इसकी हमारे को कंसंट्रेशन भी देंगे, वो मान लेते हैं 0.3 मोलर थी। उसके बाद सिल्वर, ये अब ये कौन सा होता है? ये जो हिस्सा है ये कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब Ag के साथ क्या होता है? तो Ag पॉजिटिव कंडीशन में होता है, और कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक Ag तो ले नहीं सकता, इसलिए हम 2 Ag लगाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके रिडक्शन करता है और रिड्यूस हो जाता है Ag के सॉलिड कंडीशन में। Ag सॉलिड कंडीशन में कितने बनेंगे? 2 Ag। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल। इसको हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल। और कंसीडर कीजिए इसकी जो कंसंट्रेशन थी, क्योंकि ये कैसा था? एक्वस, इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो थी 0.4 मोलर। इसकी कंसंट्रेशन हमने मान ली 0.4 मोलर। अब बोलेगा कि आप इस सेल को रिप्रेजेंट कीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सेल को रिप्रेजेंट करने से पहले उसकी रिएक्शन लिखना जरूरी नहीं है कि आप ये लिखोगे फिर आप बताओगे, नहीं, आप सीधा लिखिए, आप सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आइए। बट पता होना चाहिए, जब आपको ये रिएक्शंस पता होंगी तभी आप इस तरह से लिखोगे। हो सकता है आप इस रिएक्शन के अंदर, इस सेल के अंदर हो सकता है आप कॉपर को इधर लिख देते, कॉपर की ऑक्सीडेशन करवा देते, जिंक की रिडक्शन, बट वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कॉपर की क्या होती है? रिडक्शन, जिंक की क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो इसी तरह से यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन, जिंक की रिडक्शन। तो अब रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? फिर से मेटल का सॉलिड, मेटल का एटम। तो मेटल एटम कौन सा है? कॉपर। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कॉपर, कैसा? सॉलिड। फिर एक सिंगल लाइन, फिर इसका आयन कौन सा बना? Cu+2। साथ में उसकी कंसंट्रेशन 0.3 मोलर। फिर साल्ट ब्रिज। उसके बाद रिडक्शन, रिडक्शन में आयन कन्वर्ट होता है एटम में, तो आयन लिखूंगा पहले Ag पॉजिटिव, और साथ में उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.4 मोलर।
फिर सिंगल लाइन, फिर क्या लिखूंगा इसका एटम Ag कैसा है, सॉलिड। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया कॉपर AgNO3 सेल को। अब ये नोट कीजिए कि सर आपने रिएक्शन में तो 2Ag लिख रखा है, बट यहाँ पे 2Ag नहीं लिखा। अब वो कोई ज़रूरी नहीं है, बस सेल को रिप्रेजेंट करना है रिडक्शन रिएक्शन, ऐसा नहीं कि उसको बैलेंस करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बस सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रिएक्शन है रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सेल को लिखा कि रिडक्शन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कैसे होता है। लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार लिखा भी मिल जाता है। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है अपना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तब तक इसको नोट कीजिए आप। ओके, चलिए नोट हो गया है, हेडिंग डालिए आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है जी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब इसको समझने के लिए हमारे को 3 केस करने होते हैं। देखिए, जब एक बिकर के अंदर हमने मेटल का साल्ट सॉल्यूशन लिया, मेटल का हमने साल्ट, देखिए ये ले ली हमने मेटल रोड, जो कि इलेक्ट्रोड का काम करेगी, जिसके अंदर मेटल इस मेटल के एटम्स हैं, इस मेटल के एटम्स हैं, और यहाँ पे हमने जो भरा वो साल्ट सॉल्यूशन लिया। तो हमने लिया मेटल के साल्ट का सॉल्यूशन, उसी मेटल के साल्ट का सॉल्यूशन। जैसे हमने मेटल लिया ये जिंक, तो हमने यहाँ पे लिया जिंक सल्फेट, उसी मेटल का साल्ट सॉल्यूशन, उसी मेटल के साल्ट का सॉल्यूशन। मींस अब उसका मतलब क्या है, साल्ट सॉल्यूशन क्यों लिया, क्योंकि वहाँ पे इसी मेटल के आयंस प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए इसके ऊपर, इसके आयंस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, N पॉजिटिव, इसके आयंस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, Na पॉजिटिव। तो ये था। अब इस केस में हो सकता है कि यहाँ पे जो मेटल के एटम्स हैं और आयंस हैं, इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव टेंडेंसी पे डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो कहाँ पे पोजीशन है उसको देखते हुए कितनी टेंडेंसी है उस मेटल की ऑक्सीडाइज होने की या रिड्यूस होने की। तो हो सकता है एक केस में कि मेटल के आयंस इस रोड से टकराएं और यूं के यूं वापस आ जाएं, यूं के यूं ये वापस आ जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा केस भी पॉसिबल है, दूसरा केस भी पॉसिबल है कि हमने एक जो, अरे ड्रैगन फ्लाई कहाँ से आ गई। ओके, आप तो सोच रहे हो कि सर को काट ले मज़ा आ जाए। भाई क्या मिलेगा आपको, बोलोगे सर क्या मिलेगा, मज़ा मिलेगा ना, मज़ा आएगा। तो चलिए, हमने फिर से मेटल का साल्ट सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर फिर से मेटल को डिप किया, फिर से मेटल को हमने क्या किया, डिप। ओके, यहाँ पे फिर से कौन प्रेजेंट है, मेटल के आयंस प्रेजेंट हैं, मेटल के आयंस से फिर से मेटल का साल्ट सॉल्यूशन है, फिर से कौन सी मेटल है, मेटल M। अब हर बार मैं डायग्राम में नहीं लिख रहा हूँ। और तीसरा केस भी ले लिया हमने, जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमने सारी ले ली। ओके, फिर से मेटल का साल्ट सॉल्यूशन, इसमें कौन प्रेजेंट है, मेटल के आयंस। कौन प्रेजेंट है, मेटल के आयंस। तो पहले केस के अंदर नो इफेक्ट, ना तो कोई ऑक्सीडेशन हुई ना ही कोई रिडक्शन हुई। अब यहाँ पे पॉसिबल ये हो सकता है कि जो मेटल के आयंस हैं, जो मेटल के आयंस हैं, ये इस रोड के पास जाएं और 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, और क्या ले लें, 2 बोल रहा हूँ मैं। अब N पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज को कैंसिल आउट करने के लिए कितने ही इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, N इलेक्ट्रॉन ना, क्योंकि उस पर N नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस पे N पॉजिटिव कैंसिल आउट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल के एटम्स में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेटल के आयंस ने N इलेक्ट्रॉन्स लिए और मेटल के एटम्स के अंदर वो कन्वर्ट हो गए। मीन्स अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन हुआ।
कि अगर मेटल की टेंडेंसी है, अगर मेटल की रिलेटिव टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर मेटल की टेंडेंसी ये भी तो हो सकती है ना कि जो मेटल के एटम्स हैं वो माइनस करके n इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के क्या बन जाए, Mn पॉजिटिव, क्या बन जाए, Mn पॉजिटिव। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हुई, यहाँ पे मेटल के एटम्स ने बदल गए, वो खुद को कन्वर्ट कर लिया मेटल के आयंस में, और साथ में छोड़े n इलेक्ट्रॉन, और जो रिएक्शन है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये है ऑक्सीडेशन। तो मीन्स ये 3 केस पॉसिबल हैं। कब, जब मेटल को उसी के साल्ट सॉल्यूशन में रखा जाए, उसी के साल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, बेसिक मीनिंग यहाँ पे क्या है कि उस साल्ट सॉल्यूशन के अंदर मेटल के आयंस होने चाहिए, सिर्फ मेटल के क्या होने चाहिए, आयंस। तो 2 केसेस पॉसिबल थे, 3 केसेस, यहाँ पे नो इफेक्ट, यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हो सकता है मेटल के आयन सॉल्यूशन से टकरा के मेटल से इलेक्ट्रॉन को लेके मेटल के एटम में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज रिडक्शन, या फिर मेटल के एटम n इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के मेटल के आयंस में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज ऑक्सीडेशन। ये 3 केसेस पॉसिबल थे। तो अब तीनों ही केसेस में देखिए, यहाँ पे मेटल्स ने क्या दिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स, मेटल ने क्या दिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर। तो मीन्स सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, अब नेगेटिव। सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो सॉल्यूशन में आता है अब नेगेटिव चार्ज। बट ये जो इलेक्ट्रॉन से आए कहां से हैं, अरे सॉरी, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। अब जो इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आए हैं, सॉल्यूशन के अंदर, सही बात थी। तो सॉल्यूशन के अंदर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर लगातार नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। बट मेटल के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, मेटल के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को छोड़ रही है लगातार, है ना। तो मीन्स यहाँ पे भी सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब देयर इज चार्ज सेपरेशन बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स साल्ट सॉल्यूशन, मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स साल्ट सॉल्यूशन, या फिर इट्स आयन। तो मेटल के आयंस और मेटल इलेक्ट्रोड के दोनों के बीच में चार्ज का सेपरेशन होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज। और जब जब चार्ज का सेपरेशन होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ रखा, तब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। इट मीन्स यहाँ पे इस बाउंड्री के ऊपर एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इस केस में भी ऐसा ही होगा। देखिए इस केस के अंदर जो मेटल के एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस मेटल के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, इस मेटल के ऊपर इकट्ठा, और इनके इकट्ठा होने से मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। बट यहाँ पे कौन चीज़ जा रही है, कौन सा सब्सटेंस जा रहा है, मेटल के आयन, जिनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस के अंदर सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, बट मेटल के ऊपर है नेगेटिव। यहाँ पे फिर से चार्ज की सेपरेशन, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी फिर क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर भी क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब जब मेटल इलेक्ट्रोड को उसके ही साल्ट सॉल्यूशन में रखा जाएगा, तो इलेक्ट्रोड और उसके साल्ट सॉल्यूशन या फिर आयन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है चार्ज सेपरेशन की वजह से, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम लिखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में, बिटवीन मेटल एंड इट्स आयंस, या फिर मैं इसको लिखूं सॉल्यूशन, कि उसके आयन का सॉल्यूशन, मेटल एंड इट्स आयन से। कब, व्हेन मेटल इज डिप्ड इनटू solution of its own ions,
कि जब मेटल को उसी के आयंस के साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा, तब मेटल और उसके सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ ए चार्ज सेपरेशन, कि चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है मेटल के ऊपर, मेटल और उसके आयंस के बीच में। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर हम इनको मान लेते हैं कि यहाँ पे इसके जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, 1 मोलर। सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन थी वो 1 मोलर थी, और टेम्परेचर को मान लिया 298 केल्विन, तो यही बन जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, या फिर अगर कोई गैस है तो गैस के ऊपर कंसंट्रेशन 1 मोलर की बजाय, गैसेस के लिए हम पार्शियल प्रेशर को कंसीडर करते हैं, तो अगर प्रेशर 1 atm है गैस का, तो उस टाइम पे जो कंडीशन है उनको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड कंडीशन। लिख देता हूं, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? टेम्परेचर 298 केल्विन और कंसंट्रेशन 1 मोलर, और गैस है तो गैस के लिए प्रेशर 1 atm, प्रेशर ऑफ गैस इज 1 atm। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। स्टैंडर्ड कंडीशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड कंडीशन आप किसको बोलोगे? टेम्परेचर 298 केल्विन, कंसंट्रेशन 1 मोलर अगर सॉल्यूशन है, लिक्विड है तो, और अगर कोई गैस है तो गैस के लिए 1 atm का प्रेशर। तो ये थी स्टैंडर्ड कंडीशन। तो जब स्टैंडर्ड कंडीशन में ये कैसे जाएं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिनोट किया जाता है E नोट से, डिनोट किया जाता है कैपिटल E नोट से। और सिंपल अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो सिंपल E से, कैपिटल E से। तो ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या फिर इसको और भी अच्छी डेफिनेशन हम इसकी लिख सकते हैं, एक है सिंपली इट इज ए टेंडेंसी ऑफ मेटल एटम्स या फिर आयंस टू गेट ए रिड्यूस और ऑक्सीडाइज, कि मेटल के एटम की या फिर आयंस की टेंडेंसी क्या होने की, रिड्यूस होने की या फिर ऑक्सीडाइज होने की, कि कितना जल्दी वो ऑक्सीडाइज होती है, कितना जल्दी वो रिड्यूस होती है, इसकी जो टेंडेंसी है उसी को हमने नाम दे रखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल वोल्टेज रिक्वायर्ड टू गेट ऑक्सीडाइज और टू रिड्यूस। तो कई तरह से डेफिनेशन हम इसकी लिख सकते हैं। 3 तरीके से मैंने आपको 3 वे के अंदर मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। ये डेफिनेशन है, दूसरी ये डेफिनेशन, तीसरी भी हम लिख सकते हैं। लिखना चाहो तो नोट कर लीजिए कि द पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट, एक बार नोट कीजिए। ओके, नोट हो गया, वेरी गुड, नोट कर लिया आपने, बहुत अच्छे। तो देखिए, अगर कंडीशन स्टैंडर्ड हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड कंडीशन कब है? जब कंसंट्रेशन है 1 मोलर, टेम्परेचर है 298 केल्विन, गैस है तो उसका प्रेशर 1 atm। बट अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, अगर इनमें से कोई एक भी चीज नहीं है, कि या तो कंसंट्रेशन ही 1 मोलर नहीं है या फिर टेम्परेचर ही 298 केल्विन नहीं है, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू होगी सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे, तो हम आगे पढ़ते हैं इसको। अब देखिए, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ लिया है, क्या होता है, क्या रीजन है, चार्ज सेपरेशन है। अब कितनी रिएक्शन हुई थी? 2 रिएक्शन हुई थी। एक कंडीशन थी ये, मेटल के जो आयंस, मेटल के एटम्स कन्वर्ट हो रहे थे मेटल के आयंस में, साथ में छोड़ रहे थे n इलेक्ट्रॉन। अब ये जो रिएक्शन थी ये कैसी थी?
ऑक्सीडेशन। रिएक्शन कैसी थी? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से। स्टैंडर्ड कंडीशन है तो हम लगाएंगे ई नोट। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो मेटल सॉलिड से कन्वर्ट होगा मेटल के आयंस में। तो ये तरीका है ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करने का। और इस केस में जो पोटेंशियल होगा वो होगा क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब कैसा? स्टैंडर्ड कंडीशन है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब दूसरी रिएक्शन क्या थी? दूसरी रिएक्शन थी कि मेटल का जो आयन था वो n इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो जाए मेटल के एटम के अंदर। अब इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो इसमें जो पोटेंशियल हम निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर कंडीशन कैसे ले रखी है? स्टैंडर्ड, तो हम बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे डिनोट करेंगे? हम डिनोट करेंगे कैपिटल ई नोट से। बट तरीका क्या है? अब उल्टा, Mn पॉजिटिव कन्वर्ट होगा मेटल सॉलिड के अंदर। Mn पॉजिटिव कन्वर्ट होगा मेटल सॉलिड के अंदर। कई बुक्स के अंदर यहाँ पे एक्वस भी लिखा होता है, तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। मेटल सॉलिड के अंदर। तो देखिए, जब भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी जाए और साथ में लिखा हो ऐसे सॉलिड से N पॉजिटिव, जैसे एग्जांपल से मैं बताता हूँ। एग्जांपल जिंक के लिए मैं बताता हूँ आपको। जिंक के लिए आपको लिखा मिल सकता है कि ई नॉट Zn सॉलिड से Zn+2 एक्वस, Zn+2 एक्वस। तो अब आपसे पूछेगा कि ये कौन सा है? रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन। तो आप बताओगे ऑक्सीडेशन। क्यों? रिएक्शन देखिए, जिंक सॉलिड से एटम से आयन में जा रहा है, ऑक्सीडेशन है ना, चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन। अब हो सकता है आपको यहाँ पे वो दे ई नॉट Zn+2 से वो आपको देता है Zn सॉलिड, वो आपको देता है Zn सॉलिड। तो ये जो जिंक का अब पोटेंशियल दिया है उसने, अब कौन सा दिया? देखिए, आयन से जिंक की तरफ चार्ज कम हो रहा है, आयन से जिंक की तरफ, एटम की तरफ। तो अब ये कौन सी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? रिडक्शन। इसलिए कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये है अपना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये है अपना स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। जैसे जिंक के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? 0.76 वोल्ट पॉजिटिव। और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0.76 वोल्ट बट नेगेटिव, तो एक चीज़ और, एक कंसेप्ट और समझ आता है कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा? माइनस में। ऑलवेज फिक्स है ये कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का अपोजिट होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो दो तरीके हैं, अगर ऐसा लिखा मिले या फिर ऐसा लिखा मिले तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऐसा लिखा मिले तो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इस तरह से आपको ये पहचानना आना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो नोट कीजिए। ओके, नोट हो गया? वेरी गुड। तो चलिए, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल के लिए पोटेंशियल। गैल्वेनिक सेल के लिए तो अब हम पढ़ते हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल, या फिर इसको कह देते हैं और ईएमएफ, या फिर कह देते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल। अब ईएमएफ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स, मोटिव मोशन, फोर्स, ऐसा फोर्स जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन में आते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाता है, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे ईएमएफ ऑफ सेल, या फिर सेल वोल्टेज भी सीधा हम बोल देते हैं, सेल पोटेंशियल भी हम बोल देते हैं। अलग अलग नेम से अलग अलग बुक्स किसको लिखती हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स इसका यूज हम करते हैं। तो अब होता क्या है? देखिए, गैल्वेनिक सेल के अंदर कितनी इलेक्ट्रोड्स होती हैं? दो, एक एनोड दूसरी कैथोड। अब ये दो नहीं थी, ये तो सिंगल ही थी। दो इलेक्ट्रोड होती हैं, एक तो एनोड दूसरी कैथोड। अब एनोड का कोई ना कोई पोटेंशियल आएगा, कैथोड का कोई ना कोई पोटेंशियल आएगा। तो गैल्वेनिक सेल के दो पार्ट थे, दो हाफ सेल्स थे, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल। अब एक का निकाल लिया
दूसरे का निकाले, अब दोनों को ऐड कर दे तो वो क्या हो जाएगा, वो सेल का पोटेंशियल हो जाएगा। तो सेल पोटेंशियल क्या होगा, सेल पोटेंशियल को हमने डिनोट कर दिया ई से, कैपिटल ई से। और स्टैंडर्ड कंडीशन में हम एक वर्ड लगा देते हैं पहले, स्टैंडर्ड कंडीशन में। अभी जो कैलकुलेट हम करेंगे वो स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए मैं ई नोट किसका है, सेल का। कैसे आएगा, दोनों हाफ सेल को जोड़ दो। अब एक हाफ सेल क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो हमने लिखा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नोट, और किसका, ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, प्लस में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, रिडक्शन हाफ सेल। किसका हम करेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। अब अभी मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है रिडक्शन पोटेंशियल के, न्यूमेरिकली इक्वल होता है रिडक्शन पोटेंशियल के, बट विद अपोजिट साइन। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस है तो रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा माइनस। रिडक्शन पोटेंशियल क्या मिलेगा, माइनस। एग्जांपल के लिए अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, तो वो बस इस तरह के रिलेशन से रिलेट होते हैं कि एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कॉपर का है वो कितना होता है, वो होता है -0.34 वोल्ट, -0.34 वोल्ट। तो एक माइनस है तो दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। अब इसके केस के अंदर उल्टा है, ये प्लस का है तो ये माइनस का है। अब क्या यहाँ पे ये गलत लिख रखा है कुछ, मीनिंग आप समझिए इस बात को सिंपली वे के अंदर है कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस। अब ये अगर प्लस होता तो ये माइनस। अब कॉपर के केस में क्या था, ये प्लस था, ये प्लस था तो ये माइनस। जिंक का केस ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिंक का। जिंक के लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू होती है प्लस 0.76 वोल्ट, और जिंक के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है 0.6 वोल्ट बट माइनस। तो देखिए दोनों न्यूमेरिकली तो इक्वल हैं बट अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। तो ये रिलेशन होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल में। तो अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस पे होता है, देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो किस पे होता है, कैथोड पे, एनोड पे। किस पे होता है, एनोड पे। और रिडक्शन पोटेंशियल किस पे बनता है, कैथोड पे। किस पे बनता है, कैथोड पे। तो अगर अब प्रॉब्लम ये आई कि इस फॉर्मूले के अंदर तो दोनों यूज हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन का भी यूज हो रहा है, रिडक्शन का भी यूज हो रहा है। यहाँ पे जो हम वैल्यू लिख रहे हैं ये किसकी लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। यहाँ पे वैल्यू किसकी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। यहाँ पे वैल्यू किसकी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। बट जो IUPAC है जो सारे रूल्स सेलेक्ट करता है कि कौन सा क्या रूल होगा, उसने बोला कि ऑलवेज आप स्टैंडर्ड जो सेल पोटेंशियल उसको यूज करेंगे। IUPAC के अकॉर्डिंग हमेशा यूज करना है स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल को। हमेशा यूज करना है आपको रिडक्शन पोटेंशियल को। तो अब इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में बदलना पड़ेगा। बोलिए, फिर से बोलता हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में बदलना पड़ेगा। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में बदलना है तो बस उसके आगे क्या लगा दीजिए, माइनस का सिंबल। उसके आगे क्या लगा दीजिए, माइनस का सिंबल। तो मैं इसको क्या लिखता हूं, इसको मैं अब लिखूंगा माइनस ई नोट, किसका है, अब भी किसका, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल का। बट अब ये है क्या, अब ये है सर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन है पोटेंशियल, साथ में ई नोट किसका, रिडक्शन हाफ सेल का। और कैसा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कैसा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों को हमने कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। हम हमारी मर्जी थी नहीं, ये किसने बोला, IUPAC ने। हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को आप यूज कीजिए। तो अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा पलट सकता हूँ। अब इस इक्वेशन को मैं पलट सकता हूँ। देखिए पॉजिटिव को हम आगे ले आते हैं, ई नॉट माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन हाफ सेल की। ऑक्सीडेशन हाफ सेल के रिडक्शन हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड, उसमें से माइनस कर दीजिए आप
ऑक्सीडेशन हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो कौन सा, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है, दोनों ही क्या हैं, दोनों ही हैं रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप कहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो दोनों ही क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए ये जो सारा प्रोसेस है, तो ये आ गया ई नॉट ऑफ सेल, एक फॉर्मूला तो ये बन गया। या फिर इसको और सिंपल हम बना सकते हैं, देखिए जो रिडक्शन हाफ सेल होता है, जो रिडक्शन हाफ सेल होता है वो कहाँ होता है, वो होता है कैथोड पे। तो इस पूरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ई नॉट ऑफ कैथोड, हम इस पूरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, ई नॉट ऑफ कैथोड से। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई नॉट ऑफ एनोड, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई नॉट ऑफ एनोड। तो ई नॉट ऑफ सेल क्या बना, ई नॉट ऑफ सेल बोला, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। और ये जो वैल्यू है वो किसकी है, वो है दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल की। यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल भी किस क्या आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। कंडीशन कैसी है, स्टैंडर्ड, कंडीशन कैसी है, स्टैंडर्ड। तो ये फॉर्मूला बनता है फाइनल, ये फॉर्मूला हमारा बनता है फाइनल कि आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सेल का निकालना है, तो आप मेथड यूज कीजिए, ये फॉर्मूला यूज कीजिए कि कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल से माइनस कर दीजिए एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। किस कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में। इस फॉर्मूले से हमेशा जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, स्टैंडर्ड की, वो हमेशा किसकी आएगी, स्टैंडर्ड की। तो फिर से एक बार मैं बताता हूँ कि डिराइव कैसे हुआ है। कि दो हाफ सेल होते हैं, एक हाफ सेल होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा हाफ सेल होता है रिडक्शन। दोनों के पोटेंशियल को अगर हम ऐड कर दें तो सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। अब हमारे को लगा कि ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये रिडक्शन पोटेंशियल है, बट IUPAC ने बोला कि आप हमेशा यूज किसको कीजिए, रिडक्शन पोटेंशियल को। आप हमेशा यूज किसको कीजिए, रिडक्शन पोटेंशियल को। तो इसी वजह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कन्वर्ट करना था रिडक्शन पोटेंशियल में, बस क्या करना होता है, साइन को चेंज करना होता है। तो मैंने साइन को चेंज किया, ये प्लस का था मैंने लगा दिया माइनस का। अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल का पहले था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब ये बन गया रिडक्शन पोटेंशियल, और ये तो रिडक्शन पोटेंशियल पहले से ही था, बट अब पलट के लिख दिया, प्लस वाले को मैं आगे लिया, माइनस वाले को मैं पीछे लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू कैसी हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब बोला ये जो सारा प्रोसीजर किस पे होता है, कैथोड पे, ये सारा प्रोसीजर किस पे होता है, एनोड पे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल। तो इट विल बी फाइनल फॉर्मूला। अब ये इसको समझ में तभी आएगा ये जब हम इसके ऊपर एग्जांपल्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। वेरी गुड, नोट हो गया, बहुत अच्छे। तो चलिए हम इसके ऊपर एग्जांपल करते हैं। ओके, तो चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि आपने नोट कर लिया है। बस फाइनल इक्वेशन हम लिख देते हैं। चलिए, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। और ये सारी जो वैल्यू हैं वो किसकी हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हर चीज़ जो फॉर्मूले में वो किसकी कंडीशन, किसकी टर्म्स में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में है। तो अब क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक एग्जांपल करते हैं हम फर्स्ट कि एक सेल हमारे को दिया जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वास रिएक्ट करके बनाते हैं, रिएक्ट करके बनाते हैं कब, ये बनाते हैं सर जिंक प्लस 2 एक्वास और साथ में कॉपर सॉलिड, साथ में कॉपर है सॉलिड। देखिए ये मैंने यहाँ पे सिंबल लगा है इक्विलिब्रियम का, क्योंकि अभी तक जितना भी डाटा हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो सारे किस कंडीशन में अप्लाई होते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन में कि जब मेटल के जितने एटम्स रिड्यूस हो रहे थे उतने ही एटम ऑक्सीडाइज हो रहे थे, है ना। यहाँ पे क्या होता है माइनस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या होते हैं प्लस एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो इसको हो सकता है मैंने पॉइंट आपको ना बताया है तो मैंने बता दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कोई सेल था और इसके लिए उन्होंने दिया कि Zn+2
से जिंक सॉलिड, और इसकी वैल्यू उन्होंने दे दी -0.76 वोल्ट, और फिर कॉपर +2 से कॉपर सॉलिड की वैल्यू उन्होंने दी 0.34 वोल्ट, और बोला कि ई नोट ऑफ सेल आप निकालें, ई नोट ऑफ सेल आप निकालें। तो ट्राई कीजिए खुद से। वेरी गुड, हो गया, बहुत अच्छे। तो देखिए सेल रिएक्शन हमारे को दी, उसके बाद दोनों का हमारे को रिडक्शन देखिए, आयन से एटम, आयन से एटम, मतलब दोनों ही जो वैल्यू हो वो किसकी है, रिडक्शन पोटेंशियल की। दोनों ही जो वैल्यू है वो रिडक्शन पोटेंशियल की, और कैसी कंडीशन में है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। कैसी कंडीशन में है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो अब बोलेगा सेल का निकालें, तो सेल का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। तो अब कैथोड देखिए, कैथोड को पहचान सकते हैं आप, कैथोड कौन से जिस पर रिडक्शन हो। देखिए कॉपर से आता है कॉपर का एटम, तो ये प्रोसेस है रिडक्शन, और जिंक से आता है जिंक पॉजिटिव, तो ये होता है ऑक्सीडेशन। तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। तो बताइए कौन सी कैथोड है और कौन सी एनोड है। तो देखिए जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन, तो ये है अपनी एनोड वाली रिएक्शन, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, और कॉपर से गया है कॉपर एटम, कॉपर आयन से गया कॉपर एटम, तो ये रिडक्शन, तो ये है कैथोड वाली। तो हमारे को पहले लिखना कैथोड का, और वैल्यू दोनों किस में होनी चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल में। गिवन भी किस में है, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो अब कैथोड वाली कौन सी रिएक्शन है, कॉपर वाली। कैथोड वाली कौन सी रिएक्शन है, कॉपर वाली। तो पहले कॉपर की वैल्यू को लिखेंगे हम। कॉपर की वैल्यू क्या है, 0.34 वोल्ट लिख दिया मैंने, माइनस। अब एनोड की वैल्यू क्या है, एनोड मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और उसकी कौन सी वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल की ही दे रखी है, क्योंकि फॉर्मूले में कौन सी पुट करनी होती है, रिडक्शन पोटेंशियल की, मैंने लिख रखा है। तो वैल्यू पुट कीजिए, ब्रैकेट, कितनी वैल्यू है, -0.76 वोल्ट। तो सोल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 6 0, 7 और 3 1, 1.1। तो ये आ जाएगा अपना ई नोट ऑफ सेल, ये आ जाएगा अपना ई नोट ऑफ सेल। तो बोलो क्या कोई मुश्किल है, वेरी इजी। तो एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में निकालना कैसे होता है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल समझ नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम लेते हैं कि कॉपर सॉलिड प्लस Ag पॉजिटिव 2Ag एक्वस रिएक्ट करके बनाते हैं, कॉपर +2 एक्वस, साथ में 2Ag सॉलिड। कोई सेल था गैल्वेनिक, उसकी रिएक्शन हमारे को दी, और बताया गया कि जो कॉपर कॉपर आयन एक्वस, इसकी वैल्यू हमारे को दे दी गई, इसकी वैल्यू हमारे को दी -0.34 वोल्ट, -0.34 वोल्ट, और फिर दे दिया Ag पॉजिटिव से Ag सॉलिड, और इसकी वैल्यू हमारे को दे दी गई 0.80 वोल्ट, इसकी वैल्यू हमारे को दे दी गई 0.80, और बोला ई नोट ऑफ सेल निकालें, और हमारे को बोला गया ई नोट ऑफ सेल निकालें। तो कैसे निकालना होता है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। और इम्पोर्टेंट है कि ये सारी जो वैल्यू हो वो किस कंडीशन में है, रिडक्शन पोटेंशियल। कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं रखनी है, और पहचानना है न्यूमेरिकल के अंदर कि हमारे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। अगर ऑक्सीडेशन दिया गया है उसको कन्वर्ट करना रिडक्शन में, अगर ऑक्सीडेशन दिया गया है तो उसको कन्वर्ट करना रिडक्शन में। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस न्यूमेरिकल के एग्जाम हेल्प से मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे को पहले पहचाना कि कैथोड कौन सी है, एनोड कौन सी है। तो देखिए Ag पॉजिटिव से Ag यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, इट मीन्स ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन है कैथोड की, तो ये रिएक्शन है कैथोड की। अब कॉपर सॉलिड से गया कॉपर आयन में, ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की। अब ये किसकी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन किस पता, एनोड की, तो ये रिएक्शन है एनोड की, ये रिएक्शन है कैथोड की। तो कैथोड की है वो तो आयन से एटम में, मीन्स ये वैल्यू है वो किसकी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये देखिए एटम से आयन यह ऑक्सीडेशन को दिखा रहा है, मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, बट यहाँ पे वैल्यू एनोड के लिए कौन सी रिएक्शन है, एनोड की रिएक्शन है। एनोड के लिए वैल्यू कौन सी रखनी है, रिडक्शन पोटेंशियल की, नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। तो इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में।
अब देखिए ये किसका था, माइनस का, ये वैल्यू कैसी है माइनस, तो इसको मैं किस में लूंगा, प्लस में। मीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जिंक के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 0.34 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट। तो मैं अब यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, ई नॉट ऑफ कैथोड 0.80 वोल्ट माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ई नॉट ऑफ एनोड 0.34 वोल्ट। आंसर क्या आएगा, 1046, ओके 734, तो 0.46 वोल्ट। तो ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल 0.46, और कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल, कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में ही वैल्यू निकालने, किसने कहा, IUPAC, जो कि सारे रूल सेट करता है केमिस्ट्री के लिए। तो आई होप आपको रिडक्शन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट करना वो समझ आया है। अगर ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, क्या बता रखा था न्यूमेरिकल में ऑक्सीडेशन, नहीं, हमने देखा कि 100 एटम से आयन ऑक्सीडेशन है, तो उसकी वैल्यू को माइनस में दे रखी थी, किस में कन्वर्ट करते, प्लस। अगर यहाँ पे वैल्यू प्लस होती तो हम किस में कन्वर्ट करते, माइनस में। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में रखना है रिडक्शन पोटेंशियल, फॉर्मूले में रखना है रिडक्शन पोटेंशियल। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। तो चलिए अब इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो इरेज करता हूँ मैं इसको, नोट आपने कर लिया है, ये 2 न्यूमेरिकल के साथ मैंने आपको समझाया ये। तो एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और करते हैं हम। तो जैसे एक PMT का क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि जिंक सॉलिड प्लस Ag2O प्लस में वाटर और रिएक्ट करके बनाते हैं ये Zn+2 एक्वस, साथ में 2Ag सॉलिड, साथ में 2OH नेगेटिव, साथ में 2OH नेगेटिव। और हमारे को दे रखा था जिंक सॉलिड से या Zn+2 से जिंक सॉलिड की वैल्यू हमारे को दे रखी थी -0.76 वोल्ट, और हमारे को साथ में वैल्यू दे रखी थी कि Ag2O वाटर रिएक्ट करके बनाते हैं 2Ag सॉलिड, साथ में 2OH नेगेटिव, और जो इसकी वैल्यू दे रखी थी वो हमारे को दी 0.34 वोल्ट, वो हमारे को दी 0.34 वोल्ट, और बोला कि ई नॉट ऑफ सेल निकाले। ये है AIPMT का क्वेश्चन, शायद 2011 या फिर 2014 कुछ ऐसा था, 12 में भी हो सकता है, मतलब मीन्स AIPMT का क्वेश्चन है ये। तो आप बताइए कैसे किसको निकालेंगे, हम निकालने तरीका क्या, ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब कैसे निकालोगे, कैथोड एनोड को पहचानना। देखिए जिंक से हुआ है ऑक्सीडेशन, और Ag2O यहाँ पे किस में प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था सर Ag पॉजिटिव की फॉर्म में, तो Ag पॉजिटिव की फॉर्म से कन्वर्ट हो गया Ag सॉलिड में। तो ये कौन सी रिएक्शन थी, रिडक्शन। मीन्स ये हमारे को दे रखा था ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये हमारे को दे रखा था रिडक्शन हाफ सेल। बस अब हमारे को देखना है कि जो वैल्यू गिवन है क्या वो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में दे रखी है, या कुछ कोई वैल्यू ऑक्सीडेशन, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में था। तो Zn+2 से सॉलिड रिडक्शन है, यहाँ पे Ag किस फॉर्म में है, Ag पॉजिटिव की फॉर्म में, तो आयन से सॉलिड, तो ये वैल्यू भी किस में दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में वो कितनी है, 0.34 वोल्ट। तो बस कुछ करना ही नहीं है, सीधी वैल्यू पुट कीजिए। ई नॉट ऑफ कैथोड कितना है, ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड वाली कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन वाली, तो Ag वाली, तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे 0.34 वोल्ट माइनस इंटू एनोड की क्या वैल्यू है, -0.76 वोल्ट। तो माइनस से माइनस प्लस, वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी सर 6 और 4 0, 7 और 3 1 और 1, ओके 7 और 3 10, 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई नॉट ऑफ सेल, और कौन सी है, रिडक्शन पोटेंशियल की, कौन सी वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो इस तरह से बस आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप सिंपल क्वेश्चन बता पाओगे, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। ओके वेरी गुड, चलिए मैं इसको रेज करता हूँ।
और क्वेश्चन करने हैं या फिर थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ लें हम कि ईएमएफ होता क्या है, क्या मीनिंग है, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट कि सर आप तो न्यूमेरिकल ही करवा रहे हो, थ्योरी तो कुछ बता ही नहीं रहे हो ना। कुछ को हो सकता है उन्होंने बुक किया, किसी के नोट्स पढ़ लिए हों, उनको होता हो अरे थ्योरी कब बताएंगे, ईएमएफ क्या है कब बताएंगे, तो वो भी बताएंगे। क्या कोई और क्वेश्चन करना है? बोलिए। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम। 1 सेकेंड होल्ड करें। ओके, तो चलिए क्वेश्चन है क्या है कि Sn+4 से Sn+2 की वैल्यू हमारे को दे दी 0.15 वोल्ट, इसकी वैल्यू दे दी 0.15 वोल्ट, और एक दिया क्रोमियम+3 से क्रोमियम सॉलिड, और इसकी वैल्यू हमारे को दे दी -0.74 वोल्ट, इसकी वैल्यू हमारे को दे दी 0.74 वोल्ट, और इन दोनों को मिला के एक सेल बनाया गया, इन दोनों को मिला के एक सेल बनाया गया। तो बताइए ई नोट ऑफ सेल क्या होगा? तो ये क्वेश्चन है AIPMT का, ये क्वेश्चन भी है AIPMT का। तो बताइए कैसे निकालोगे आप? सिंपल, आपको कोई रिएक्शन नहीं दे रखी है, कोई आपको बस सिर्फ 2 वैल्यूज दे रखी हैं। तो अब आपको बताना ई नोट ऑफ सेल। अब आपको फार्मूला तो पता है कि सर ई नोट ऑफ सेल सिंपली क्या होगा, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। बट अब ये तो पता लग ही नहीं रहा है कि एनोड कौन सी है, कैथोड कौन सी है। यहाँ से एक नया कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस और टू गेट ऑक्सीडाइज, है ना। और रिडक्शन पोटेंशियल अगर दे रखा है तो वो टेंडेंसी किसकी है, रिड्यूस होने की, कि किसी मेटल के आयन को रिड्यूस होके, किसी मेटल के आयन को रिड्यूस होके मेटल का एटम बनना है। तो उसके लिए जिस वोल्टेज की उसको जरूरत है, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब रिडक्शन के प्रोसेस को दिखाया गया, तो रिडक्शन पोटेंशियल कि इसको अगर रिड्यूस होना है एटम के अंदर तो इसको वोल्टेज चाहिएगा -0.74 वोल्ट। तो अब दोनों का क्या दे रखा है, रिडक्शन। दोनों का क्या दे रखा है, रिडक्शन। क्या बट क्या दोनों ही रिड्यूस होंगी? बिल्कुल नहीं, एक का होगा ऑक्सीडेशन, दूसरे का होगा रिडक्शन। अब रिडक्शन किसका होगा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं सब्सटेंस विच हैव हायर, substance which have higher value of a reduction potential will get reduced। और दूसरा इसी को हम लिखते हैं substance which have higher value of oxidation potential will get oxidized। कि जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है उसका रिडक्शन होगा, जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो अब हमारे को कैथोड और एनोड के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के लिए इसी कंसेप्ट को अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, हर बार रिएक्शन की सेल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली इन से भी पता लगा सकते हैं कौन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। देखिए, ये किसकी वैल्यू है, रिडक्शन की, क्योंकि +3 से 0 स्टेट पे चला गया, ये +4 से +2 पे गया है, तो चार्ज घटा है, तो यहाँ पे भी किसकी वैल्यू है, रिडक्शन की, यहाँ पे भी वैल्यू किसकी है, रिडक्शन की। तो अब किसका रिडक्शन होगा, एक्चुअल में रिडक्शन किसका होगा, किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों की वैल्यू पे। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है +0.15, यहाँ पे वैल्यू है -0.74। तो बताइए किसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कि सर जो टिन के आयंस हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। इट मीन्स ये तो हमारी है रिडक्शन रिएक्शन, ये हमारी है रिडक्शन, तो ये किसकी तरह काम करेगी, कैथोड की रिएक्शन है ये किसकी तरह काम करेगी, कैथोड। और अब इसका होगा ऑक्सीडेशन, अब इसका होगा ऑक्सीडेशन, मीन्स किसकी रिएक्शन है, एनोड की, मीन्स किसकी रिएक्शन है, एनोड की। तो एनोड की रिएक्शन मिल गई, कैथोड की रिएक्शन मिल गई, कैलकुलेट कर दो। तो हमारे को रखना क्या है, ई नोट ऑफ कैथोड, और कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो कैथोड की रिएक्शन कौन सी थी, ये थी +4 से +2, +4 से +2। तो अब ये सीधी वैल्यू हम पुट करेंगे 0.15 वोल्ट। अब माइनस में ई नोट ऑफ एनोड, और एनोड के लिए भी कौन सी वैल्यू चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो देखिए +3 से क्रोमियम सॉलिड एटम के फॉर्म में, तो रिडक्शन की वैल्यू ही दे रखी है, क्योंकि वो वैल्यू पुट कर देंगे।
इंटू -0.74 वोल्ट। बोलिए वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 9, 7 और 1 8, तो 0.89 वोल्ट। तो ई नोट ऑफ सेल आएगा 0.89 वोल्ट। और ये कैसी वैल्यू है, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। हमेशा ही इस फॉर्मूले से रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही निकल के आएगी। अब अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट कर चुके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, अब ऑक्सीडेशन पूछ रहे तो कोई बस उसका साइन चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी AIPMT का क्वेश्चन था। यहाँ पे कोई सेल रिएक्शन नहीं दी गई थी, बस दो चीज़ों की वैल्यू दी गई। अब हमारे को खुद से आइडेंटिफाई करना था किसकी रिडक्शन होगी, किसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो किसकी रिडक्शन होती है, उसकी रिडक्शन होती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो इसकी अगर रिडक्शन होगी तो ये रिएक्शन किसकी है, ऑक्सीडेशन की। बट ऑक्सीडेशन के लिए भी हमारे को वैल्यू किसकी ही चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे को गिवन थी, सीधे फॉर्मूले में पुट किया, आंसर आ गया। तो ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, EMF ऑफ सेल। अब कुछ थ्योरेटिकल बातें कर लेते हैं, बस लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं हम। कुछ थ्योरेटिकल बातें आपने नोट कर लिया है, वेरी गुड। कॉपी करने में आप बहुत ही मास्टर होते हैं, है ना। स्टूडेंट भी मास्टर होते हैं, बट किसमें, कॉपी करने में। अरे बस मजाक कर रहा हूँ। तो देखिए EMF ऑफ सेल क्या होता है, मैं बता चुका। सेल पोटेंशियल मींस क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या बिटवीन रिडक्शन पोटेंशियल, between a reduction potential of two half cell of a galvanic cell। कि गैल्वेनिक सेल के दो हाफ सेल का जो अलग अलग रिडक्शन पोटेंशियल है उनके बीच में डिफरेंस कितना है। E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड। तो कैथोड और एनोड का डिफरेंस ही तो हमारे बार निकाल रहे थे, और वही इक्वल आ रहा था सेल वोल्टेज के, तो जिसको EMF बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सेल। कि एक सेल ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वोल्टेज दे सकता है। एक सेल सिंपली जो सेल होता है गैल्वेनिक, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितनी वोल्टेज दे सकता है, वही है EMF। क्योंकि इस डेफिनेशन में एक वर्ड मैंने छोड़ दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल ऑफ गैल्वेनिक सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। कि जब सेल से हम कोई भी करंट नहीं निकाल रहे हैं, सेल के अंदर से हम कोई भी करंट नहीं निकाल रहे हैं, उस टाइम पे उसके दो हाफ सेल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखिए सेल से कोई करंट नहीं निकल रहा, तो उस टाइम पे वो जो वोल्टेज देगा वो मैक्सिमम है, इसलिए मैंने लगा मैक्सिमम वोल्टेज। अब किससे मेजर किया जाता है, मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। मेजर्ड बाई पोटेंशियोमीटर। किससे मेजर किया जाता है, पोटेंशियोमीटर। क्यों, बिकॉज इट डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम सेल। कि जो पोटेंशियोमीटर है वो EMF को मेजर करने के लिए सेल से करंट नहीं निकालता। अब करंट नहीं निकालेगा, कंडीशन थी कि EMF तो तभी मेजर कर सकते हैं जब करंट ना निकले, तो ये इंपॉर्टेंट है। वोल्टमीटर से मेजर नहीं कर सकते आप, EMF को वोल्टमीटर से मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वोल्टमीटर करंट को यूज करता है, वो सेल से करंट लेगा। जब हम उसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो वो करंट को लेता है, इस वजह से। तो उसके बाद अब इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट वन, concentration of electrolyte solution, और second point nature of electrolyte solution, third temperature। थर्ड क्या है, टेम्परेचर।
कि जो ईएमएफ की वैल्यूज़ हैं वो डिपेंड करती हैं, किस पे डिपेंड करती हैं? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन चेंज तो ईएमएफ की वैल्यू चेंज, नेचर इलेक्ट्रोलाइट चेंज तो ईएमएफ की वैल्यू चेंज, और साथ में टेम्परेचर। तो तीनों ही चीज़ों से रिलेट करती है। और यही तो आगे पढ़ना है इस पूरे चैप्टर के अंदर, सॉरी गैल्वेनिक सेल के पोर्शन के अंदर हमारे को पढ़ना क्या, बस इन्हीं तीन चीज़ों को पढ़ना है। अब और क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, कि जो सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ईएमएफ। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ईएमएफ। एक स्टेडी करंट जो हमारे को मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है? ईएमएफ की वजह से। तो ये था ईएमएफ का थ्योरेटिकल पार्ट और वो था प्रैक्टिकल पार्ट कि क्या है ईएमएफ, कैसे निकालते हैं। मैंने न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाए, कंपटीशन लेवल के भी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवाए, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स इससे बनते हैं। तो ये था थ्योरेटिकल पार्ट, वो था प्रैक्टिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट। आई होप आपको ईएमएफ क्लियर हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईएमएफ तभी मेजर होता है जब करंट नहीं ड्रा करते हैं। करंट नहीं ड्रा करते हैं इसीलिए वोल्टमीटर से मेजर नहीं कर सकते, पोटेंशियोमीटर से। क्यों? पोटेंशियोमीटर तो करंट लेता ही नहीं। उसके बाद बोल रहा है इसकी जो वैल्यू है डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के नेचर पे और टेम्परेचर पे। साथ में ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं किसकी वजह से? ईएमएफ की वजह से। क्योंकि अगर सेल के दोनों एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो दोनों तरफ वोल्टेज एक जैसी है, तो अब इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों करेंगे? तो रीजन ही क्या होता है? डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये रीजन, ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका न्यूमेरिकल पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आपको भी प्रॉब्लम हो जाती है वीडियो को लंबी देखने में, है ना भाई। जब हम बना रहे हैं, हम शूट कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट देखिए, तो आपके लिए तो है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस कंटेंट से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ इससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम्स, कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं आने का। तो आप बस इस कंटेंट को अच्छे से मेमोराइज कीजिए, समझिए। हो सकता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया हो कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। वीडियो को 2 बार देखिए, उस जो लिखा आपने उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि जितना बार प्रैक्टिस करेंगे समझ आएगा। मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है, तो हो सकता कुछ कमी रहेगी और मिस्टेक होगी, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करना है जी, लाइक करना है, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, है ना। तो लाइफ इज ए रेस, है ना, आपने देखिए 3 इडियट, लाइफ इज ए रेस। तो जो नहीं भागेगा वो पीछे रह जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। तो आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए घर पर रहें, सेफ रहें।